हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग एक बार फिर से काबुल, तालिबान और अफगानिस्तान। काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरीके से भीड़ जुटी हुई थी, उसके बाद अब एयरपोर्ट के बाहर सिलसिलेवार बम धमाके किए गए हैं, जिसमें 60 लोगों के, हालांकि ये आंकड़ा 72 का है, लेकिन यहां पर 60 लोगों को दिखाया गया है कि 60 लोग मारे गए हैं और इसमें 140 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और अब इस न्यूज को देख लेते हैं कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर गुरुवार को एक के बाद एक हुए 2 बम धमाकों में 60 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में 12 अमेरिकी सुरक्षा कर्मी और कई बच्चे भी हैं। हमले में महिला और अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों और तालिबान के गार्ड समेत 140 से अधिक लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी एपी ने 11 अमेरिकी मैरीन कमांडो व एक मेडिक के मारे जाने की जानकारी दी है। वहीं एक रूसी समाचार एजेंसी ने 3 बम धमाके होने की बात कही है। हालांकि हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन इसे आईएस के आत्मघाती हमलावर की करतूत माना जा रहा है। अमेरिका समेत पश्चिम देश हमले के लिए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएस पर शक जता रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया ने आईएस द्वारा बम धमाकों की आशंका जताते हुए बुधवार को ही अपने देश के नागरिकों को एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोक दिया था। नेक्स्ट है, इसी न्यूज का पार्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से तय होगी अफगान नीति, और ये स्टेटमेंट दिया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। विदेश मंत्रालय ने फिर संकेत दिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार गठन के बाद वह उसके साथ संवाद की खिड़की खोल सकता है। हालांकि इस बारे में हालात की गहन समीक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर ही फैसला होगा। गुरुवार को अफगानिस्तान के हालात पर सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा, और विदेश सचिव जो हर्ष श्रृंगला हैं, उन्होंने भी कई सवालों के जवाब पत्रकारों के दिए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में जो हालात बने हैं, उससे भारत राष्ट्रीय एकता की भावना को केंद्र में रखकर ही कोई नीति अख्तियार करेगा। नेक्स्ट न्यूज है कि सत्ता बदलने पर राज्यों में राजद्रोह के मामले दर्ज होना दुर्भाग्यपूर्ण, ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजीपी के मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ये गंभीर टिप्पणी की है। देखिए, होता क्या है कि जैसे अब अगर हम यूपी का एग्जाम्पल ले लें, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें, तो अभी भाजपा की सरकार है और इससे पहले सपा की सरकार थी। तो उसमें होता क्या है कि जब भाजपा की सरकार आई तो इन्होंने सपा के कई लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। क्यों? क्योंकि सत्ता इनके पक्ष में है। अब जब भाजपा, अगर मान लीजिए भाजपा सत्ता से हटती है और सपा आती है, तो सपा भी वही कार्य करेगी, यानी कि भाजपा के लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस लगाएगी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि चुनाव जीतने के बाद एक दुराग्रह की भावना से दूसरे पर राजद्रोह का केस करना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। राजद्रोह व आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को अधिकारी राजनेता गठजोड़ पर चिंता जताई है और गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थिति दुखद है। ऐसे पुलिस अधिकारी जो सत्ताधारी दल के साथ काम करते हैं, उन्हें विपक्षी दल की सत्ता आने पर निशाना बनाया जाता है। याचिका में सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी करते हुए सिंह की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने सिंह से कहा है कि वह जांच में भाग लेंगे और पूरा सहयोग देंगे। निलंबित पुलिस अधिकारी सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उपरोक्त मामले में जो राहत के लिए 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। कोर्ट ने दोनों ही मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा
124A जो कि राजद्रोह है और 153A जो कि समुदायों में वैमनस्य फैलाने में कार्यवाही शुरू हुई है। तो सबसे पहले हम 124A अनुच्छेद या धारा 124A के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह जैसा कानून भारत के संविधान के विपरीत है को अधिकारित घोषित करने का आग्रह करने के लिए याचिका दायर की गई है। दलील में कहा गया है कि धारा 124A जैसे एक उपनिवेशिक प्रावधान जो ब्रिटिश ताज के विषयों को अधीन करने के उद्देश्य से था को मौलिक अधिकारों के निरंतर विस्तार के दायरे में एक लोकतांत्रिक गणराज्य में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यानी कि ये जो 124 धारा जो 124A है ये अंग्रेजों द्वारा भारतीय नेताओं पर लगाने के लिए स्थापित की गई थी, यानी कि इसको ऐड किया गया था। जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए या महात्मा गांधी हो गए, इन सब नेताओं को नियंत्रित करने के लिए इन पर राजद्रोह का केस कर दिया जाता था। तो उस समय ये धारा काफ़ी प्रचलित थी और इसका उपयोग भी ज़्यादा होता था। अब इस धारा को सुप्रीम कोर्ट हटाने की ओर आगे बढ़ रहा है और इस पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया है कि इस धारा को खत्म किया जाए। अब 153A क्या होता है? 153A में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और समुदाय में, और ये 153A जो समुदाय में वैमनस्य फैलाना ये 153A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि असंगठित क्षेत्र क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा असंगठित क्षेत्र। तो सबसे पहले भारत का असंगठित क्षेत्र जो है वो मूलतः ग्रामीण आबादी से बना है और इसमें अधिकांशतः वे लोग रहते हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं। गांव में परंपरागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और संगठित क्षेत्र समझ लेते हैं। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो उचित प्राधिकारी या सरकार के साथ शामिल हो और उसके नियमों और विनियमों का पालन करे, यानी कि जो सरकार के अनुसार चले वो संगठित क्षेत्र। और असंगठित क्षेत्र को सेक्टर के रूप में समझा जा सकता है जो सरकार के साथ शामिल नहीं है और इस प्रकार किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। असंगठित क्षेत्र बच्चों को काम देने वाले संस्थानों के आकार और प्रकार और उनके काम अनेक प्रकार के हैं। इनमें से कुछ हैं घरेलू कामकाज, मोटर वर्कशॉप, परचून की दुकानें, साइकिल मरम्मत, छपाई, प्रेस और सभी प्रकार की छोटी दुकानें। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को काम देने वाला क्षेत्र कुटीर उद्योग या हस्तशिल्प है। तो आपको समझ में आया होगा असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र क्या होता है। 38 करोड़ असंगठित और प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। पंजीयन कराने के लिए श्रमिकों को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर देना होगा। पंजीयन पूरी तरह से मुफ्त होगा और श्रमिक कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पंजीयन कराने वालों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा। फिलहाल पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा लाभ दिया जाएगा। घर में काम करने वालों से लेकर 10 से कम कर्मचारी वाली संस्थानों से जुड़े श्रमिक भी इस पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि जल्द ही दिख सकती है हवा में उड़ती टैक्सी। सरकार ने नए ड्रोन नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है जिससे देश में ड्रोन का संचालन काफ़ी आसान हो जाएगा। इनमें विभिन्न प्रकार की अनुमति को खत्म कर दिया गया है। ड्रोन के नए नियमों में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के साथ कृषि, खनन, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों को काफ़ी मदद मिलेगी। इसके तहत देश में जल्द ही हवा में उड़ती टैक्सी दिख सकती है। निगरानी के काम में भी ड्रोन का अब आसानी से इस्तेमाल हो सकेगा। खेतों में कीटनाशक के छिड़काव के साथ दूरदराज इलाकों में दवा पहुंचाने तक में ड्रोन का इस्तेमाल
हो सकेगा। नए नियम के तहत ड्रोन के संचालन के लिए अब 25 की जगह मात्र 5 फॉर्म भरने होंगे। वहीं रिमोट पायलट लाइसेंस फीस की राशि को 3,000 रुपये से घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया गया है, जो 10 साल के लिए मान्य होगा। पहले ड्रोन के आकार के हिसाब से फीस ली जाती थी, जो अब सभी ड्रोन के लिए एक समान होगी। नेक्स्ट न्यूज है कि प्रति वर्ग मील सीसीटीवी कैमरे लगाने में दिल्ली ने बनाया रिकॉर्ड। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी लगाने के मामले में दिल्ली दुनिया का पहला शहर बन गया है। दिल्ली के प्रति वर्ग मील यानी कि 1,826 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो चेन्नई के 3 और मुंबई के से 11 गुना अधिक है। इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रति वर्ग मील में लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरे के मामले में दिल्ली दुनिया भर के 150 शहरों में पहले स्थान पर है। महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार ने अब तक 2.75 लाख सीसीटीवी लगाए हैं और आगे कुछ महीने में 1.4 लाख सीसीटीवी और लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि हमें यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली ने शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। पहले स्थान पर है दिल्ली, जिसमें 1826 कैमरे हैं, लंदन में 1138, चेन्नई में 609, चीन में 408, सिंगापुर में 387, सियोल यानी दक्षिण कोरिया में 331, जियामी चीन में 228 ऐसे लगे हुए हैं कैमरे। नेक्स्ट न्यूज है, रणनीतिक रूप से अहम है मालाबार युद्धाभ्यास। क्वाड देशों की नौसेनाएं पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में गुआम के तट पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही हैं। 4 दिनों तक चलने वाला मालाबार युद्धाभ्यास रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। अमेरिका और भारत की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के तौर पर इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, फिर 1995 में यह अभ्यास हुआ, फिर 1996 में इसका अभ्यास किया गया। लेकिन जो पोखरण परीक्षण था, परमाणु परीक्षण, उसके बाद अमेरिका द्वारा कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे भारत पर। उसके बाद 2002 तक कोई युद्धाभ्यास नहीं हुआ। फिर 2002 के बाद से ये युद्धाभ्यास हर साल आयोजित हो रहा है। 2007 में हुए अभ्यास में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गए और 2014 से जापान लगातार इसका हिस्सा बना हुआ है। पिछले साल 2 हिस्सों में अभ्यास हुआ था, यानी 2020 में यह अभ्यास 2 चरणों में पूरा किया गया था। पहले चरण में विशाखापट्टनम के तट पर और दूसरे चरण में अरब सागर में अभ्यास किया गया था। 2019 में जापान के तट पर और 2018 में फिलीपींस के तट पर यह अभ्यास हुआ था। जापान के जुड़ने के साथ ही द्विपक्षीय से बहुपक्षीय हुई पहल। जापान 2016 में इस अभ्यास में स्थायी सदस्य के तौर पर जुड़ा था और इसी के साथ यह त्रिपक्षीय अभ्यास बन गया। पिछले साल इस मामले में मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल चारों क्वाड देश इसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार इस अभ्यास का हिस्सा बना है। 2007 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने हिस्सा लिया था। इसके अगले साल ऑस्ट्रेलिया में सरकार बदल गई और इस अभ्यास से वो दूर हो गया। और अब ये न्यूज़ देख लेते हैं, इसी आर्टिकल से रिलेटेड है कि क्वाड नौसेनाओं ने शुरू किया युद्धाभ्यास, चीन तिलमिलाया। पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में गुआम के तट पर अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में 25वां मालाबार युद्धाभ्यास शुरू किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। तो इसमें हम क्वाड के बारे में जान लेते हैं कि क्वाड संगठन क्या है। देखिए, क्वाड एक सैन्य गठबंधन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के समकक्ष नहीं है। यह अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, जलवायु और सुरक्षा पर सहयोग करने का अवसर है। समुद्री सुरक्षा, मानवीय और आपदा प्रतिक्रिया क्वाड एजेंडे के मूल में है।
भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए क्वाड एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है। क्वाड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मूल रूप से क्वाड का गठन इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाने के लिए हुआ था। आसान भाषा में कहें तो क्वाड का मकसद है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना, और ये जिसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद हिंदी में कहा जाता है। इसमें 4 देश हैं, आपको पता चल गया, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यह मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिए इन देशों को एक साथ लाता है। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। शिंजो अबे द्वारा वर्ष 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया था। क्वाड समूह की स्थापना नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त करने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए हुई थी। आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले इसकी बैठक का आयोजन किया गया था। तो आई होप आपको क्वाड समझ में आया होगा। युद्ध अभ्यास शुरू होते ही चीन की तिलमिलाहट भी सामने आ गई है। चीन का कहना है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए गुट बना रहा है। युद्धाभ्यास में युद्धपोतों, विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए वृहद अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका नौसेना ने कहा है कि यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था बनाने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने इस अभ्यास में INS शिवालिक, INS कदम्ब और P-8I समुद्री निगरानी विमानों के बेड़े को शामिल किया है। अमेरिका की ओर से गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर USA बैरी विशेष युद्धक बल और विमान को अभ्यास में उतारा गया है। चीन भी करेगा सैन्य अभ्यास। क्वाड नौसेनाओं के युद्धाभ्यास से बौखलाया चीन भी पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के साथ सैन्य अभ्यास करेगा। तान कैफई ने बताया कि 6 से 15 सितंबर के बीच हेनान प्रांत में यह सैन्य अभ्यास होगा। इसमें चारों देशों के 1000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले विकास की दौड़ में आगे। सतत विकास के मानदंडों को प्राप्त करने में पूर्व सिक्किम जिला शिखर पर रहा है। सिक्किम जिला शिखर पर रहा है, जबकि नागालैंड का किफायर सबसे नीचे। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों ने विकास के मानदंडों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। नीति आयोग की उत्तर पूर्वी इलाके की क्षेत्रवार SDG इंडेक्स 2021-22 में ये कहा गया है। रिपोर्ट उत्तर पूर्व के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों में सतत विकास के मापदंडों पर आधारित है। उत्तर पूर्वी प्रदेशों के कुल 103 जिलों में सतत विकास के मानदंडों की समीक्षा की गई है। इसमें 64 जिले अग्रणी माने गए हैं, जबकि 39 का प्रदर्शन औसत से कम रहा है। नीति आयोग के बारे में हम बिजनेस पेज पर जानेंगे, क्योंकि उसमें भी हमें एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें हम नीति आयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत और चीन के बीच जल्द होगी 13वें दौर की सैन्य वार्ता। पिछले साल चीनी आक्रमण के बाद लद्दाख में बने गतिरोध वाले संस्थानों में से पेंगोंग झील और गोगरा हॉट्स के समाधान के बाद हॉट स्प्रिंग के समाधान के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की सैन्य वार्ता जल्द करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए भारत की ओर से जल्द ही चीनी सेना को न्योता भेजा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट को मिले 9 जज, 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इसी के साथ जस्टिस BV नागरत्ना के सितंबर 2027 में पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए जजों के नियुक्ति पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 हो सकती है।
इस समय 10 पद रिक्त हैं। नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद सिर्फ एक पद रिक्त रह जाएगा। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कानून मंत्रालय जल्द ही औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा। नए न्यायाधीशों को 31 अगस्त को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना पद की शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने एक अभूतपूर्व निर्णय के तहत 3 महिला न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त करने की पिछले सप्ताह सिफारिश की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट की तीसरी वरिष्ठतम न्यायाधीश नागरलता के अलावा गुजरात हाईकोर्ट की 5वीं सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी और तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली को भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है। देखिए, भारत का जो उच्च न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारतीय सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष न्यायाधिक प्राधिकरण है, जिसे भारत का संविधान, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी और उसके बाद इसके द्वारा 24,000 से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं। ये अधीनस्थ या निचली अदालतें क्या होती हैं ये भी जान लीजिए कि इन अदालतों का दर्जा इनके कामकाज को निर्धारित करता है। ये अदालतें अपने अधिकारों के आधार पर सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक मामलों का निपटारा करती हैं। ये अदालतें नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 और अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के आधार पर कार्य करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति कैसे होती है ये जान लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं संबंधित राज्य के राज्यपालों की सलाह पर करता है। दिल्ली का जो 30 हजारी कोर्ट है वो दुनिया की सबसे बड़ी अदालतों में से एक है। यहाँ 24,000 वकीलों का रजिस्ट्रेशन है और 150 अदालतें एक छत के नीचे चलती हैं। दुनिया में किसी भी बार एसोसिएशन में इतने सारे वकीलों का रजिस्ट्रेशन कभी नहीं किया गया है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा कौन होता है ये भी जान लीजिए कि न्यायिक पदानुक्रम में भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे शीर्ष रैंक पर है और भारतीय संविधान द्वारा स्थापित प्राथमिक न्यायिक निकाय और अपील की अंतिम अदालत है। इसके बाद उच्च न्यायालय जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय मंच है। जो पहली महिला न्यायाधीश थी उनके बारे में जान लीजिए कि न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया था। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीवी है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपको आई होप पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने बोला है कि अफगानिस्तान की जमीनी हालत की अस्थिरता को बताता है हमला। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह घटना अफगानिस्तान की जमीनी हालत की अस्थिरता को रेखांकित करती है। साथ ही अफगानिस्तान लोगों के समर्थन में देश भर में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए विश्व निकाय के रूप में हमारे संकल्प को मजबूत करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पुतिन ने कहा रूस अफगानिस्तान के घरेलू मामले में दखल नहीं देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को अफगानिस्तान के घरेलू मामले में दखल नहीं देगा। हालांकि काबुल में रूसी राजदूत दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को अभी भी यह देखना बाकी है कि तालिबान रूसी राजनयिकों और अफगान नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करेगा। इत्तास ने पुतिन के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान के घरेलू मामले में वह स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। उनके हिसाब से वहाँ यही सब चल रहा है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है अफगानिस्तान से मिले सबक। देखिए, हालांकि आज दोनों आर्टिकल इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं क्योंकि ना तो इसमें कोई फैक्ट्स है और ना कोई ऐसी जानकारी दी गई है जो एग्ज़ाम के
लिए इम्पोर्टेंट हो। फिर भी हम इसे देख लेते हैं। पहला आर्टिकल लिखा गया है राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक एवं वरिष्ठ स्तंभकार शंकर शरण द्वारा कि अफगानिस्तान से मिले सबक, कि अफगानिस्तान से क्या क्या सबक मिल रहा है दुनिया को। नेपोलियन ने कहा था कि किसी भी युद्ध में योद्धाओं के मनोबल और उनकी भौतिक ताकत में वही संबंध है जो 10 और 1 में होता है। इसे अफगानिस्तान के हालिया इतिहास में कई बार देखा जा चुका है, फिर भी यह बात बड़े बड़े रणनीतिककार भी नहीं समझ पाए हैं। शायद वे इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण तालिबान है और वह नाम है जो पिछले 30 साल से आतंक का पर्याय बन कुख्यात हो चुका है, यानी कि तालिबान। वस्तुतः तालिबान के कारनामों का कारण उनके नाम में मौजूद है। तालिबान यानी छात्र। किसके छात्र? देवबंदी मदरसों के छात्र। यह कोई छिपी बात नहीं है। वर्ष 1995 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान के शासक के रूप में तालिबान कुख्यात हुए तो असंख्य विदेशी पत्रकारों ने भारत स्थित देवबंद आकर उस संस्था को जानने समझने की कोशिश की थी जिसकी सीख तालिबानी लागू करते रहे हैं। उन्होंने वही किया था जो दुनिया में अनेक इस्लामिक शासक करते हैं। एक पुरानी कहानी है कि एक राक्षस अजय था क्योंकि उसके प्राण उसके देह में नहीं बल्कि किसी पर्वत पर रहने वाले तोते में बसे हैं। आज जिहादी आतंक कुछ ऐसा ही राक्षस है जिसे खात्मा करने में बेहतरीन हथियारों से सुसज्जित सेना भी असमर्थ हैं। अमेरिका यूरोप की आतंक के विरुद्ध युद्ध में नाकामी का यही कारण रहा है। वे उस मतवाद से प्रहार नहीं कर पाए जिससे इस आतंक के प्राण बसे हैं। स्पष्ट है कि तालिबान को हराने में विफलता उद्देश्य की पहचान में गलती के कारण मिली है। तालिबान के पीड़ितों को यह बताना था कि उन्हें तालिबान के वैचारिक स्रोत और आधार को नकारना होगा, अन्यथा जीत नहीं सकते। क्या वाम विचारधारा को आदर देकर साम्यवाद को पराजित किया जा सकता था? वैसे ही शरीयत, देवबंदी मदरसों और मौलानाओं को पुरस्कृत प्रोत्साहित कर जिहाद को हराना असंभव है। यही अफगानिस्तान का सबक है। तालिबान विशुद्ध जिहादी है। वे अमेरिका का सहयोग करने वाले अफगान लोगों को इस्लाम विरोधी समझकर मारते हैं। इस्लामी सिद्धांत गैर मुसलमानों, जिन्हें काफिर कहा जाता है, से दोस्ती की मनाही करता है। इसी कारण आम अफगान देश छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें तालिबान से जीतना असंभव लगता है। तालिबान ने तो इस्लामिक कानून लागू करने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। इसके बावजूद वैश्विक विमर्श में इस केंद्रीय तत्व का उल्लेख लुप्त है। नेक्स्ट आर्टिकल है निरंतर निराश करते जनप्रतिनिधि। जो हंगामा किया जाता है, बातों को नहीं रखा जाता, उसी पर लिखा गया आर्टिकल। पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और पुलिस का मनमाना इस्तेमाल, ये आर्टिकल भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, नेताएं पुलिस का बेवजह इस्तेमाल करती हैं अपने स्वार्थ के लिए। और छत्तीसगढ़ का जो मामला है जो हमने डिस्कस किया अभी सुप्रीम कोर्ट वाला, उसमें ही इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। तो बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि चीन पर खत्म करें अपनी निर्भरता। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां अभी भी कई तरह के कल पुर्जे के लिए चीन पर निर्भर हैं। चीन में सेमीकंडक्टर निर्माण के प्रभावित होने का असर देश की ऑटो कंपनियों को भी उठाना पड़ा है। देश ऐसे में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली भारतीय कंपनियों को तेजी से भारत में ही हर तरह के ऑटो पार्ट्स के निर्माण शुरू करने की योजना पर काम करना होगा। यह सुझाव नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने दिया है। तो अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग केंद्रीय कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इसका गठन अतीत से एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में नीति आयोग राष्ट्रीय सरकार के राज्यों को राष्ट्रीय हित के साथ
कार्य करने के लिए भारत के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। नीति आयोग राज्य की सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने का कार्य करता है। नीति आयोग ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करता है और उन्हें लेकर तंत्र में विकसित करने का संकल्प लेता है। योजना आयोग योजनाओं को सफल बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली सामग्रियों तथा मशीनरी का निर्धारण करता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे अमिताभ कांत। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु खुल्लर थे। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिसमें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट न्यूज है कि बीपीसीएल के अधिग्रहण में शामिल हो सकती हैं वैश्विक कंपनियां। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिग्रहण की दौड़ में शामिल निवेश कोषों के साथ वैश्विक तेल कंपनियां हाथ मिला सकती हैं। अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह के साथ ही 2 अमेरिकी कोष अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वायर्ड कैपिटल ने पिछले साल भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और दूसरी सबसे बड़ी ईंधन खुदरा विक्रेता कंपनी में सरकार की पूरी 52.98% हिस्सेदारी खरीदने के लिए प्रारंभिक बोली जमा की थी। जिन कंपनियों ने अधिग्रहण के लिए अभिरुचि पत्र दाखिल किया है उन्हें बोली दाताओं में से किसी एक के साथ कंसोर्टियम बनाने की इजाजत है। भारतीय अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के साथ ही रॉयल डच शेल, बीपी और एक्सॉन जैसी वैश्विक तेल कंपनियों ने 16 नवंबर 2020 की समय सीमा तक बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए अभिरुचि पत्र जमा नहीं किया है। नेक्स्ट पेज स्पोर्ट्स पेज से है और इसमें एक न्यूज है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेक्स्टर का निधन। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टेड डेक्स्टर का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो खेल से संबंधित थे। और खेल में किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेट से। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का बीमारी के चलते बुधवार को वोल्वरहैम्पटन में निधन हो गया। मिलवोन क्रिकेट क्लब ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। वे 86 वर्ष के थे। तो ये आज का 27 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 27 अगस्त का करंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। करंट अफेयर्स का वीडियो आपको नाइट में ही मिल जाता है और वो लाइव सेशन के तहत लिया जाता है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।